हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं। इनमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वे सभी 1 जनवरी 2022 को जो हमारा सीटेट का पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं, और यह क्लास जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है विकास एक आयामी होता है, बी है विकास एक दिशीय होता है, सी है विकास एक असतत प्रक्रिया है, और डी है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है, साथ ही सिर से पैर की ओर विकास होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बी है बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, सी है बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। यह कथन गलत है, सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ऐसा भी नहीं है, वातावरण का भी प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है अधिगम, सी है सामाजिकरण, और डी है परिपक्वता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, परिपक्वता। अगला प्रश्न है, डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है? तो हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक कारक में परिवार आता है, तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट में परिवार दिखे वही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बी है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, सी है दंड और आज्ञा पालन, और डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो 7 से 8 वर्षीय बच्चा जो है वो किस में आएगा? प्राक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में आएगा, यानी 4 से 10 वर्ष तक का यह पीरियड होता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो दूसरों के हिसाब से, यानी दंड के डर से और आज्ञा पालन के हिसाब से कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, बी है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, सी है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कि कहानी कथन में होता है, और डी है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम में, जैसे कि लंबाई ही हो गया, उसे क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्रमबद्धता है। अगला प्रश्न है, 5 वर्षीय सीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। यानी कि ऐसे गोला है चिकनी मिट्टी का, और अगर उसको हम लोग दबा के इस तरीके से सांप के टाइप का बना दें तो उसको लगता है कि मिट्टी बढ़ गया, लेकिन मिट्टी तो उतना ही है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ऑप्शन ए है जीववाद, बी है केंद्रीयता, सी है परिकल्पित निगमनात्मक, और डी है संक्रामक परिणाम निकालना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, केंद्रीयता। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? ऑप्शन ए है सामाजिक संरचना, बी है व्यवहारवाद, सी है मनोविश्लेषण, और डी है सार्वभौमता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज पर ज्यादा जोर दिया था, इसलिए सामाजिक संरचना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है निजी संवाद, बी है उच्च स्वर में वार्ता, सी है पाड़, और डी है स्व केंद्रीयवाद। तो इसे उन्होंने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया था, यानी निजी संवाद। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है?
ऑप्शन ए है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ऐसा नहीं है। बी है योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, उनको उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग नहीं बांटना है। सी है सहयोगिता पूर्ण अधिगम और डी है पुरस्कार और दंड। तो दंड तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे में, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई थी, दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन ए है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, बी है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, सी है अंतः व्यक्तिक बुद्धि और डी है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, अंतरा व्यक्तिक बुद्धि में बच्चा क्या करता है या फिर कोई भी जिसमें यह बुद्धि ज्यादा होता है वो दूसरों की नियत को, दूसरों की इच्छाओं को समझ जाता है, और जबकि अंतः व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि वह स्वयं को समझता है ज्यादा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बाल विद्यार्थियों के लिए यानी बच्चों के लिए बहुभाषी होना यानी एक से अधिक भाषाओं को जानना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए लाभदायक है, ऐसा कहा गया है। देखिए यहाँ पर ये इस प्रश्न की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है। अगला प्रश्न है, जेंडर भूमिकाएं डैश हैं? ऑप्शन ए है अधिग्रहित व्यवहार, बी है जन्मजात व्यवहार, सी है जैविक संरचनाएं और डी है आनुवांशिक निर्धारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अधिग्रहित व्यवहार है, यानी कि बच्चा पहले से ही ये जेंडर भूमिकाएं नहीं रखता है बल्कि जब वो समाज में आता है तो धीरे धीरे इन्हें अपना लेता है। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना कभी भी सही आंसर हमारा नहीं होता है। बी है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, इसके अनुसार क्या होता है, बच्चों की समझ को हम लोग आंकते हैं, साथ में इसके अनुसार यानी आकलन और मूल्यांकन के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम में भी परिवर्तित करते हैं और साथ ही जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी हम परिवर्तित करते हैं। वर्गीकरण करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है और सफल यानी वो पास हुआ या फेल हुआ ये घोषित करना हमारा उद्देश्य मूल्यांकन का नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, दूसरा है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तीसरा है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, और अगला है कौन सी विधि छात्रों की उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था, इसलिए सीबीएसई की ओर से ये इसमें एक अतिरिक्त अंक लोगों को दिया गया था, चाहे जिसका सही आंसर हो वो भी और जिसका गलत हो वो भी, क्योंकि यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन तो हमारा सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, लेकिन फोर्थ जो है ये छात्रों को उच्चतम अंक लाने में मदद करना ये हमारा उद्देश्य नहीं होता, इस पे हमें विचार नहीं करना होता है, जबकि ये तीनों ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसके ओर से 1 अंक जो है वो अलग से दिया गया था इसी की वजह से। वैसे इसका जो सही आंसर होगा वो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये तीनों एक साथ नहीं है, केवल फर्स्ट और सेकेंड है। अगला है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, बी है दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सी है सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, और डी है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा यानी सबको मिलाकर एक साथ शिक्षा देना। अगला है कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है इसका, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो देखिए दोनों ही कथन इसमें सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की।
अगला प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? ऑप्शन ए है पठन वैकल्य, बी है आलेख वैकल्य, सी है गणन वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया, और डी है ध्यान एवं अति सक्रियता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, आलेख वैकल्य यानी कि डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए है मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत। बी है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। सी है रटंत आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला है पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपको रटने पर जोर नहीं देना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? यह प्रश्न सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, बी है आवेगशीलता, सी है सोच में केंद्रीयकरण, और डी है अभिसारी चिंतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। अगला है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन ए है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बी है खेल द्वारा, सी है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, और डी है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इन सब के द्वारा वो अपना अर्थ निकालते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर पढ़ने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है? ऑप्शन ए है खंडीकरण, बी है कूट लेखन, सी है स्वांगीकरण, और डी है अनुकूलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, खंडीकरण। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 अंकों का जो फोन नंबर होता है उसको खंड में यानी तोड़ तोड़ कर याद करने के लिए बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन ए है परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, बात तो ठीक है। बी है विषय वस्तु को रटना, रटना बिल्कुल गलत है। अगला है दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय होकर अनुकरण करना बिल्कुल गलत है। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, यानी कि आप केवल पुरस्कार या फिर उद्दीपन से संबंधित बच्चे के व्यवहार को अनुबंधित नहीं कर सकते। इसको सही नहीं माना जा सकता है कि जब आपको प्राइज मिलेगा, कुछ पुरस्कार मिलेगा, तभी आप कुछ करेंगे, तभी आप पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया गया है और इसी की वजह से पिछली बार बहुत लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की थी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं था, कुछ 2-4 टॉपिक नए थे, लेकिन प्रश्न वही थे, बस ऑप्शन जो है वो कुछ बड़ा बड़ा दिया गया था और जिसकी वजह से लोगों को यह लगा कि पेपर बहुत ही टफ है। खैर, इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और धीरे धीरे इसे हल करने का प्रयास करना होगा। ऑप्शन ए है शर्मा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो यह सामाजिकता इसमें कहाँ हुई? यह तो आप कोई भी चीज देकर उन्हें अभिप्रेरित कर रहे हैं, उन्हें बाह्य रूप से अभिप्रेरित कर रहे हैं। दूसरा है परामति विविध प्रकार की पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। परिचर्चा जो है हमारा सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। अगला है अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है, यानी नई चीज़ों को समझने के लिए कोई भी जो संदर्भ है उससे संबंधित कोई उदाहरण, कुछ संकेत का इस्तेमाल कर रही है। तो यह भी हमारा सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। अगला है रेखा अपने विद्यार्थियों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलती करते हैं, यानी कि जो बच्चे परीक्षा में जो भी शब्द को गलती करते हैं उसको बार बार दोहराना कह सकते हैं। तो यह तो हमारा सामाजिक संरचनात्मक उपागम नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा,
यानी 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशाधित कर सकते हैं? ऑप्शन ए है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, डर की भावना बिल्कुल भी पैदा नहीं करना है आपको। बी है समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है बल्कि आपको अलग अलग सोच को बढ़ावा देना है। सी है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और डी है निष्क्रिय रटंत पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो रटंत पद्धति का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? ऑप्शन ए है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है। बी है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी हमारा सही है। रट्टा मारकर सीखने को हमें प्रोत्साहित नहीं करना है। साथ ही श्यामपट्ट पर जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया उत्तर है उसका नकल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए है शर्म, बी है गुस्सा, सी है गर्व और डी है उत्कंठा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, उसमें गर्व की भावना होगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बी है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, शिक्षा से वर्जित करना नहीं है हमें। सी है यह अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, अध्यापक का यानी टीचर का टाइमिंग बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी है यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है, यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। इससे अधिगम जो होता है यानी सीखना जो होता है वो अधिक प्रभावशाली बनता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित कल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही गलत आ गया, यानी कि यही ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। अध्यापिका को यानी चाहे टीचर हो उसे यह नहीं करना है कि बच्चे जो भी अपने अंदर संकल्पनाएं बनाते हैं, जो भी उनकी कल्पना है उसको हम लोग सख्त रूप से मना नहीं करेंगे, उसको हतोत्साहित नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मानवतावादी, बी है व्यवहारात्मक, सी है संज्ञानात्मक और डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, व्यवहारात्मक। जो विद्वान थे उन्होंने प्रलोभन यानी पुरस्कार को ज़्यादा महत्व दिया है और इससे बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं यानी मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 30 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।